पर सपोज नेट नहीं है, 2 मिनट वापस रिवाइज करना पड़ेगा, सुन लो अभी वापस। कब से शुरू हुआ है अभी? कितना बोला है मैंने उसमें? अभी अमर को देखते हुए चालू हुआ है। ओके, सो वन मोर टाइम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल माय वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो। कल हमने जो टॉपिक की शुरुआत की थी दैट वाज रिलेटिंग टू प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। जनरल रूल आप लोग जानते हो, फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल, बट प्रिंसिपल तो तभी रिस्पॉन्सिबल रहता है जब एजेंट ने सारे काम किए दायरे में रहते हुए। यस, यू हैव डन द एक्ट स्टेइंग विद इन योर ऑथोरिटी, बट एक दूसरा हिस्सा भी था इसका। एजेंट ने कुछ काम किए जो उसके ऑथोरिटी के बियॉन्ड है। ऐसे केस में क्या होगा? 1, हम लोग चेक करेंगे क्या ट्रांजैक्शन सेपरेबल है या ट्रांजैक्शन सेपरेबल नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन सेपरेबल है, जितना काम आपने किया है विद इन द ऑथोरिटी, कौन लायबल है? प्रिंसिपल। और जो काम है बियॉन्ड द ऑथोरिटी, कौन लायबल है? एजेंट खुद लायबल है। बट अगर ट्रांजैक्शन को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता है, हम कहते हैं पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के लिए इट इज द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल, हाँ लायबल। तो इतना हमारा इस पोर्शन का हुआ था। अब हम बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 158 पे प्लीज आ जाइए। गुड आफ्टरनून राकेश, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। लीगली अगर आप देखते हो, लीगली, सॉरी साइलेंट पे कर दिया, ड्रामा क्वीन। सुनो मेरी बात, देखो क्या कह रहे थे हम। हाँ, हम ये कह रहे थे एजेंट जब कभी भी काम करता है, लीगली आप देखो ऐसा माना जाएगा जैसे कि काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है। ही हु एक्ट्स एज एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। कानून ये मानता है जैसे कि काम एजेंट ने नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल ने किया है। तो ये फंडा हमेशा एप्लीकेबल होता है जब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब लॉ मेकर कहते हैं एजेंट जब प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, एंड वाइल एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही कम्स टू नो अबाउट सर्टेन फैक्ट्स इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। फैक्ट्स किसको पता चले? एजेंट को। किसको पता चले? बट लीगली माना जाएगा एजेंट के साथ साथ इन फैक्ट्स की जानकारी प्रिंसिपल तक पहुंच चुकी है। बाद में प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ डील हुआ है। समझ रहे हो आप? क्योंकि कानून ये मानता है एजेंट ने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है, इट्स नॉट द एजेंट बट इट इज द प्रिंसिपल हिमसेल्फ हु हैज डन द एक्ट। अंडरस्टैंड द लॉजिक। लर्न और मग करने के पीछे आप भागोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लॉजिकली आप समझो, कल ये सेक्शंस जो हमने अभी रिवाइज किए ये आपने खुद बनाए थे, तो कैसे रिवाइज किए बिगर आपको आ गया? बिकॉज यू अंडरस्टूड द लॉजिक। वैसे यहां पे आप लॉजिक समझो। कानून ने यही माना है कि काम एजेंट ने किया ही नहीं है, काम तो प्रिंसिपल ने खुद ने ही किया है। और अगर प्रिंसिपल ने खुद ने ये काम किया है, मतलब आप समझो एजेंट जब थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है वो एजेंट नहीं है बल्कि वो प्रिंसिपल खुद है। तो एजेंट को जो जो इंफॉर्मेशन मिली है ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल को वो इंफॉर्मेशन मिल गई है। यही ये पॉइंट कहता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस टू एजेंट इज नथिंग बट इट इज नोटिस टू प्रिंसिपल हिमसेल्फ। एजेंट को अगर कुछ पता है
एजेंट को तो पता है ही, बट माना जाएगा ये चीज प्रिंसिपल को भी पता है। मतलब इन शॉर्ट प्रिंसिपल ऐसा हाथ ऊपर नहीं कर सकता, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो लायबल ही नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ डील किया है। अरे एजेंट को पता है ना, मतलब ऑटोमेटिकली माना जाएगा ते को भी पता है, एंड यू विल बी लायबल फॉर द ट्रांजैक्शन that the agent has entered with the third party. Okay? अरे बोलो ना। So notice given to the agent or information obtained by the agent shall have the same legal consequences as if the notice was given to the principal or it was obtained by the principal. देखो जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आप रीड करो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? कम ऑन गाइस। चिराग संभालो अपने आप को। चिराग कह रहा है आई लव यू जानवी। बेटा पूरी भारत आपकी चैट देख रही है, जो भी कसं व्हायचं तुझं चिराग, संभालो अपने आप को। जानवी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, सारे लोग वाया। जानवी को क्यों चिढ़ रहे आप लोग? आ जाओ, देखो स्पेशल क्या जानवी तक को आके थप्पड़ मारेगी इधर। चिराग आपने इसके बाद ऐसा कुछ स्पैम किया तो ब्लॉक किया जाएगा आपको इस चैनल पे से, ठीक है? जो भी टाइम पास करना है, आपके पास बहुत सारे दूसरे चैनल्स है और वेबसाइट्स है, जाओ। चलो आ जाओ। ओके, डोंट डिस्टर्ब माई सिंसियर स्टूडेंट्स, है ना? सो any notice given by or given to or obtained by the agent लीगली ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि ये इंफॉर्मेशन अपने प्रिंसिपल को ही दी है या प्रिंसिपल को ही ये इंफॉर्मेशन मिली है। सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट टॉक्स अबाउट। ओके, ओके। Principal's liability for the agent's fraud, misrepresentation or tort. आप लोग जानते हो फ्रॉड मतलब इसने झूठ बोला है, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी झूठी बातें बोली गई और टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो यहां पे क्या हुआ है, एजेंट ने बिजनेस करते वक्त, बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, कुछ तो कांड किया है, झूठ बोला है, या तो जानते हुए झूठ बोला है, या तो सच समझते हुए झूठ बोला है, या कुछ तो कांड किया है। बट ये एक्ट एजेंट अपने लिए नहीं कर रहा है, एजेंट किसके बिहाफ पे कर रहा है? ही इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में माना जाएगा जैसे कि ये सारा काम जो है ये प्रिंसिपल के बोलने पे ही हुआ है, मतलब दोनों की मिली भगत है। समझो, आप वापस से वही लॉजिक आप अप्लाई कीजिए। कानून की आंखों से देखो, कानून क्या कह रहा है? ये सारे काम एजेंट नहीं कर रहा है, ये सारे काम प्रिंसिपल खुद कर रहा है। कल जाके एजेंट ने भी कुछ झूठ बोला, सच समझ के झूठ बोला या झूठ समझ के झूठ बोला, जो भी है, आप इग्नोरेंट थे या आपने जानबूझ के किया है, आपने किया तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे है ना। आपने जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन दिया है, फ्रॉड कमिट किया है, आपने ये फ्रॉड तभी कमिट किया है व्हेन यू वर डूइंग द बिजनेस फॉर द प्रिंसिपल। कानून तो यही मानेगा, आपका एजेंट आपका बंदा है। कानून के हिसाब से आप सोचो,
एजेंट जो है वो किसी और के लिए नहीं, आपके लिए काम कर रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है ना, आप नहीं बोला होगा झूठ बोलने के लिए। अगर उसने ये कांड किया है ना, आपकी और उसकी मिली भगत है। हम तो उसके साथ साथ आपको भी इक्वली लायबल ट्रीट करेंगे। देखो, बाद में ऐसा हो सकता है कि एजेंट ने ये फ्रॉड खुद किया हो, तो प्रिंसिपल अलग से केस फाइल करके एजेंट से कॉम्पेंसेशन लेगा, वो बात और है। बट जहां तक थर्ड पार्टी की बात आती है, थर्ड पार्टी तो यही मानेगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल। कल जाके एजेंट ने कुछ फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन दिए, वाइल ही वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द प्रिंसिपल, लीगली ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये सारे फ्रॉड्स, सारे मिसरिप्रेजेंटेशन हैव बीन कमिटेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। ऑफ कोर्स, ये कौन से कामों के लिए है? जो काम के लिए आप एजेंट हो और आपने काम किया है बीइंग विद इन योर ऑथोरिटी। अगर एजेंट ऐसा कुछ सिविल रॉन्ग करता है या ऐसा कुछ कांड करता है जहां पे वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा है, तो क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? नहीं। तो आप कौन से एक्ट के लिए लायबल हो एज अ प्रिंसिपल? जो एजेंट ने किए हैं बीइंग विद इन द ऑथोरिटी। जैसे कि मेरी कार है, वो मैंने आपको बेचने के लिए कही। अब आपने मेरी कार बेचने के लिए कस्टमर को झूठी झूठी बातें बोली कि ये कार जो है 6 महीने पहले ही खरीदी गई थी, ये कार जो है एकदम नई कंडीशन में है, ये कार जो है 1000 किलोमीटर ही चली है। झूठी बातें बोल दी आपने। मैंने नहीं कहा था झूठ बोलो, बट आपने झूठी झूठी बातें बोल दी और कस्टमर ने बिलीव कर दिया और कार खरीद ली। कार खरीदने के बाद पता चला कि 6 महीने पुरानी नहीं, 4 साल पुरानी गाड़ी है। 1000 किलोमीटर नहीं, 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। बट क्या ऐसा ही मानेगा थर्ड पार्टी के मैंने ही एजेंट को ये झूठ बोलने कहा है ताकि सेल हो जाए? ही विल बी, मतलब ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम मी। भले कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी ने किया है, बट लॉसेस जो है क्या थर्ड पार्टी हमसे ले सकता है? क्योंकि इवेंचुअली गाड़ी तो हमने ही बेची है। अरे हाँ है ना? इस काम के लिए मैं लायबल हूं, बट कल जाके मेरा ये जो एजेंट है, मतलब आप अलग से किसी से ऐसे ही कुछ डिनर विनर करने गए, कुछ तोड़ा फोड़ी हो गई, मारा मारी हो गए, झगड़े वगड़े हो गए, इस काम के लिए क्या मैं लायबल हूं? हर बार आप मेरे एजेंट नहीं होते हो। जो काम करने का पावर हमने आपको दिया था, वो काम जब आप करते हो ड्यूरिंग द कोर्स एज एन एजेंट, अगर आपने कुछ फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो ही मैं लायबल हूं। आपकी हर हरकतों के लिए मैं लायबल नहीं हूं। कल जाके आप कुछ भी कर लोगे, बोलोगे ये तो काम मैंने अंकिता मैम के बिहाफ पे किया था, तो मैं लायबल नहीं हो जाओगे। अरे समझ रहे हो क्या? मैं कब लायबल होगी? हाँ, उसी काम के लिए लायबल रहोगी जो काम मैंने आपको डेलीगेट किया था। कॉमन सेंस, हाँ या ना? सो दिस इज ऑल अबाउट एजेंट्स, ऑथोरिटी एंड लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। जितनी ऑथोरिटी है वो काम जब आप करते हो, सिंपल फंडा, प्रिंसिपल इज लायबल। ऑथोरिटी एक्सीड की, आप खुद लायबल। कांड किया, वही काम में कांड किया जिसके लिए पावर दिया था, प्रिंसिपल लायबल। कुछ दूसरा कांड किया है तो फिर एजेंट खुद लायबल है, तब प्रिंसिपल लायबल नहीं है। एंड नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एजेंट इज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय प्रिंसिपल। एक ही फंडे के वजह से ये पूरे 5 पॉइंट्स आए या 4 पॉइंट्स आए। For the acts of the agent, the principal is liable because law believes that he who acts as an agent is himself acting. माना जाएगा कि काम एजेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल खुद कर रहा है, उसके वजह से प्रिंसिपल की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, भले ही काम एजेंट कर रहा है। ओके, पक्का? ये कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे अगला वाला,
फिर हम छोड़ देंगे, क्योंकि कल फिर हमारा आखिरी दिन होगा इस यूनिट का, विच इज रिलेटिंग टू टर्मिनेशन। तो आज हम करेंगे पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज। आ जाइए 159, इट गोज अप टू पेज नंबर 161। कितने पेजेस है टोटल? 164 हो जाएगा। बहुत इजी है ये सारे पॉइंट्स। नोटबुक में आ जाते क्या? लिखते लिखते ही सब कर लेते साथ में। ओके देखो, मैं वापस से कहना चाहती हूं, वन मोर टाइम, ये गोल्डन रूल है, इसका टैटू बना दो आप। गोल्डन रूल हमने देखा है, फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। गोल्डन रूल कहता है, सॉरी, गोल्डन रूल गोल्डन में लिखा है, for the acts of the agent, रेड कलर में लिख लो फिर, the principal is liable। बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो। जब हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, अब आप ही बताइए, इन ऑल दीज एक्सेप्शन के केसेस हु विल बी लायबल? एजेंट विल बी लायबल। वेरी गुड। जनरल रूल ने क्या बोला है? यस, फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट प्रिंसिपल इज लायबल। बट जो मैं एक्सेप्शन की बात कर रही हूं, मतलब in all the following cases, in all the following cases, बोलो, agent is liable। तो कौन से है ये एक्सेप्शंस? Can I start teaching? First is foreign principle। सुनो, इसका भी एक लॉजिक है, आप समझो। फॉरेन प्रिंसिपल, यहां पे हुआ क्या है, सुन रहे हो क्या आप? एजेंट हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट for sale or purchase of goods, for sale or purchase of goods on behalf of
a foreign principal. On behalf of a foreign principal. Then the agent is personally liable. Then the agent is personally liable. मैं आपको एग्जाम्पल लेना चाहती हूं. इतना लिखे हो क्या? एग्जाम्पल को ग्रीन में लिख लेती हूँ, या तो ठीक है ब्लू ही ठीक है. एग्जाम्पल देखो, देयर इज दिस फॉरेनर, say Mr. John, who stays in London, and there is this Indian Ramu Kaka, of course, who stays in India. And now Ramu Kaka की एक बड़ी जमीन है अपने गांव में. Okay, he has a big plot of land in his village. लिख रही हूं. और यही जमीन जो है मिस्टर जॉन खरीदना चाहते हैं. जमीन किसकी है? रामू काका की. खरीदना कौन चाहता है? मिस्टर जॉन. एंड दिस लैंड का डील इज बीन कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू एन एजेंट. तो एजेंट है जो दोनों के बीच का इंटरमीडिएटरी पार्टी है. इसको लैंड खरीदनी थी, इसको लैंड बेचनी थी, तो इन्हीं को मिला दिया हमारे इस एजेंट ने. रामू काका को जॉन के बारे में नहीं पता था, जॉन को भी रामू काका के बारे में नहीं पता था. दोनों के बीच की जो इंटरमीडिएटरी पार्टी है हमारा ये एजेंट. अब एजेंट जो है, सुनो ना, एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर जॉन, या जो भी है. इवन इफ he is working on behalf of रामू काका, फर्क नहीं पड़ता है. आप सोचो नाउ प्रिंसिपल कौन हो गया? प्रिंसिपल रामू काका, एजेंट हमारा ये एजेंट है. अगर एक मिनट, सॉरी, बराबर था, मैंने जो पहले कहा किया था वही सही था. माय बैड, सॉरी. हो तो ऐसा कभी कभी. प्रिंसिपल जो है हमारे मिस्टर जॉन है, क्योंकि प्रिंसिपल इज द फॉरेन प्रिंसिपल. एंड नाउ दिस एजेंट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर जॉन एंड ही इज गेटिंग दिस लैंड परचेज फ्रॉम रामू काका. रामू काका लैंड बेच रहे हैं मिस्टर जॉन को, और जॉन ये लैंड खरीद रहे हैं थ्रू द एजेंट. अब देखो, एजेंट तो अपना इंडियन ही है, एजेंट तो अपना इंडियन ही है. और यही एजेंट आया रामू काका के पास और कहा मुझे एक पर्सन के बारे में पता है जो लंदन में रहते हैं, जो आपकी ये जमीन खरीदना चाहते हैं. रामू काका किसको जानते हैं? एजेंट को या जॉन को? ये हमारा इंडियन जो है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है. कहा है कल जाके रामू काका ने जमीन कर दी जॉन के नाम पे, और जॉन ने पैसा नहीं दिया. सपोज जॉन ने पैसा नहीं दिया, रामू काका ने जमीन बेच दी, बट जॉन ने पैसा नहीं दिया. अब रामू काका तो एजेंट के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल डील किसके बीच में हुई है?
जॉन, हाँ मतलब प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में। और ये बंदा तो 9-2-11 हो गया, फरार हो गया है। कहां रामू काका लंदन में जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, केस फाइल करेंगे और पैसा रिकवर करेंगे। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों को, रामू काका जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बीच में आया है। और कानून ने कहा है अगर कोई एजेंट है जो फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, अगर कोई एजेंट है जो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे केस में फॉरेन प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा बल्कि एजेंट पर्सनली लायबल होगा। कल जाके अगर जॉन ने पैसे दे दिए तो फिर तो क्या बात है, बट अगर जॉन ने पैसे ना भी दिए तो भी क्या ही बात है। हमारे रामू काका क्या करेंगे, एजेंट के अगेंस्ट केस फाइल करके पैसा रिकवर कर लेंगे। तो अगर कोई भी एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन प्रिंसिपल, देन द एजेंट इज पर्सनली लायबल। देन द एजेंट इज पर्सनली लायबल। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2। वैष्णवी कह रही है मैम फिर कमीशन कौन देगा? एजेंट को कमीशन प्रिंसिपल ही देता है। ओके वैष्णवी, डन। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट मजेदार है। अननेम्ड प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल नाम में लिखा है अनडिस्क्लोज्ड। क्या लिखा मैंने? PAL होना चाहिए। खाना नहीं हुआ, चाय नहीं हुई। 9:30 से लेक्चर चालू है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। 9:30 to 11 इंटर फास्ट ट्रैक, 11:15 to 1:45 इंटर रेगुलर बैच, और फिर 2:30 से आपका क्लास। लंच ही नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, चाय भी नहीं हुआ। चाय जो इससे सुबह लाई थी, कितनी ठंडी चाय लाई थी। नहीं, इसलिए मैंने क्लास का टाइमिंग चेंज किया, वैसे हो ही नहीं रहा है। लंच अभी घर पे जाके करूंगी। ये देखो ना इस केस में क्या हुआ। हेलो श्रुति, थैंक यू। नहीं, वो लोग बोल रहे मैम ध्यान रखा करो, खाया करो। देखो कितनी कदर है उन लोगों को। कब बोला आपने? हमने नहीं सुना। हाँ आप बोलने वाले थे ना। इसलिए बेटा तू सिंगल है। ये देखो यहां पे क्या है, ये आप हो, ठीक है। जिसको एक लड़की पसंद आ जाती है और सोचता है कि चलो ये कुछ गुलाब के फूल इसको दे देता हूं मैं, ठीक है। बट ना वो डर रहा है कि उस लड़की के पास मैं जाऊंगा, ये फूल वगैरह दूंगा, कुछ रिजेक्ट कर लिया, जूते वूटे सैंडल वैंडल मार दिए तो क्या होगा। तो कहता है अब एक काम कर, एक काम करता हूं, हमारा जो कॉमन फ्रेंड है उसी को कहता हूं कि तुम मेरे बिहाफ पे ये फ्लावर्स जो है उसको दे दे। बट इसका दोस्त बड़ा ही चालाक है, दोस्त बड़ा चालाक है। सुनो ना, इस आपका नाम क्या है?
हाँ, मुजम्मिल, मुझे आके मिल। ओके, मुजम्मिल। देखो क्या हुआ है, मुजम्मिल ने अपने दोस्त को ये गुलाब का फूल दिया है, ये कहते हुए कि ये फूल तुम्हारे दोस्त को देना, कहते हुए कि मैंने आपको दिया है। अब दोस्त तो बड़ा चालाक है, क्या नाम है आपका? सुरेश। इसका दोस्त सुरेश तो बड़ा चालाक है। सुरेश सोचता है मन में कि अब ये फूल मैं इसको देता देता हूं, अगर एक्सेप्ट कर लिए क्या बात है, बेस्ट हो गया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर मना किया तब मैं जल्दी से डिस्क्लोज कर दूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये फूल मेरी तरफ से थोड़ी ना थे, मुजम्मिल की तरफ से थे, मुझे आके मिल की तरफ से थे। अब आप बताओ मेरे को टेक्निकली, यहां पे भी कल जाके सपोज सुरेश के फूल ये लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, देखो फूल भी चेंज हो इसका हो गया अप्रैल फूल। अगर ये फूल एक्सेप्ट कर भी लिए, बताओ मुझे, ये फूल अगर इसने एक्सेप्ट किए हैं, किसके समझ के एक्सेप्ट किए हैं? सुरेश के कि मुजम्मिल की तरफ से? मतलब अगर हाँ बोला भी है थर्ड पार्टी ने, हाँ इसीलिए बोला है क्योंकि थर्ड पार्टी को लगा है कि एजेंट नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल है। यहां पे ये जो प्रिंसिपल है मुजम्मिल इज एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, बट थर्ड पार्टी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट बिलीविंग के एजेंट नहीं है बल्कि खुद प्रिंसिपल है। कल जाके कुछ कांड हुआ तो मुजम्मिल लायबल नहीं रहेगा, सुरेश ही लायबल रहेगा। मतलब क्यों बताओ, क्यों एजेंट लायबल है? क्योंकि प्रिंसिपल इज एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी थर्ड पार्टी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट बिलीविंग दैट द एजेंट इज हिमसेल्फ द प्रिंसिपल। इसलिए ये बंदा तो पिक्चर में भी नहीं आएगा, ये साइड लाइन हो गया। जो भी है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन these two parties, and that is why this third party cannot make this principal who is undisclosed liable for the contract entered between these two. इसलिए यहां पे कौन liable है? Agent is himself liable. हाँ या ना? ऐसे एग्जाम्पल्स बड़ा हुआ समझ में आते हैं। लिख लो ये एग्जाम्पल उधर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के वहां पे, प्रैक्टिकल व्यू आया। हो गया? डन माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पे आप एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया है, मतलब एजेंट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो एजेंट नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल है, और थर्ड पार्टी ने भी बिलीव कर दिया कि वो खुद प्रिंसिपल ही है। और अगर शायद से उसको पता होता कि फूल देने वाला सुरेश नहीं मुजम्मिल है तो शायद वो एक्सेप्ट ना करती। प्लीज पर्सनली मत लेना,
All these examples are just काल्पनिक. Any resemblance to any person is just a coincidence. ठीक है, हाँ सही बात बोला ना मैंने. अगर शायद उसे पता होता तो ना भी हो सकता था. तो वही वो बात है. तो प्रिंसिपल डिस्क्लोज है ही नहीं यहां पर, और एजेंट ने ही ऐसा प्रिटेंड किया है जैसे कि वो खुद प्रिंसिपल है. एंड दैट इज व्हाई एजेंट विल बी पर्सनली लायबल. तो आपने यहां पे एग्जाम्पल लिख लिया होगा, और एक सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन लिखो ना. Where an agent does not disclose the name of the principal, where the agent does not disclose the name of the principal, where the agent does not disclose the name of the principal, and thus the third party, enters into the contract, believing that the agent is the principal himself. Believing that the agent is the principal himself. Then the agent is personally liable. Next point, non-existent principal or incompetent principal. नॉन एग्जिस्टिंग मतलब आपने ऐसे कोई व्यक्ति के लिए काम किया जो है ही नहीं. कल जाके आप कुछ हरकत कर लेते हो, और फिर जब पुलिस आपको पकड़ने आ जाती है, आप कहते हो ये काम तो मैंने अपने लिए नहीं किया, ये काम तो मैंने महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे किया है, जाओ उनको पकड़ो. तो क्या महात्मा गांधी जी को पकड़े हैं? ही इज नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर. आप खुद लायबल हो. अरे बोलो ना, नॉन एग्जिस्टिंग मतलब समझता है ना, अ पर्सन हु इज नॉट देयर. आप उसके लिए काम नहीं कर सकते, आप उसको लायबल ट्रीट नहीं कर सकते, आप खुद लायबल हो. एजेंट खुद लायबल रहेगा. या तो आपने ऐसे पर्सन के लिए काम किया है जो इनकॉम्पिटेंट है. वैसे तो टेक्निकली हो नहीं सकता है, सुनो ना, टेक्निकली हो नहीं सकता है, बट थियोरी में दिया है. क्योंकि देखो, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट किसको कॉम्पिटेंट होना जरूरी है? प्रिंसिपल को. हमने कहा है एजेंट माइनर हुआ तो चलेगा, प्रिंसिपल मेजर होना चाहिए, बट यहां पे उल्टी चीज लिखी है. यहां पर कहा इनकॉम्पिटेंट कौन है? हाँ, तो सपोज प्रिंसिपल माइनर है और आप माइनर प्रिंसिपल के एजेंट हो. ऐसा हो नहीं सकता है. हो सकता है कैसा? बट थियोरी में दिया है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रिंसिपल कौन है? माइनर है, और आप किसी माइनर के लिए काम कर रहे हो, तो अब आप माइनर के अगेंस्ट तो केस फाइल नहीं कर सकते. तो तब कहा है एजेंट इज पर्सनली लायबल. ऐसा ये थर्ड पॉइंट कहता है. अगर एजेंट काम कर रहा है ऐसे प्रिंसिपल के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या ऐसे प्रिंसिपल के लिए जो इनकॉम्पिटेंट है, तो लायबल प्रिंसिपल नहीं बल्कि एजेंट खुद होगा. ओके, आई क्या बात समझ में? एक्सप्लेनेशन लिखते हो क्या?
where a principal is a person where the principal is a person who cannot be sued, then the agent is personally liable. 0.4 और 5 एक मिनट में हो जाएगा. प्रीटेंडेड एजेंट, नाम में लिखा है प्रीटेंडेड एजेंट. प्रिटेंड करना मतलब शो ऑफ करना, शाइनिंग करना. आप जबकि किसी के एजेंट रियलिटी में नहीं हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप किसी के एजेंट हो, तो क्या प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा? रियलिटी में तो एजेंसी भी क्रिएट नहीं हुआ है. हुआ है क्या? एजेंसी क्रिएट होता है तो ही आप किसी को लायबल ट्रीट कर सकते हो. यहां पे तो एजेंसी भी क्रिएट नहीं हुआ है. आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप किसी के एजेंट हो. आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप किसी के एजेंट हो. जिसके लिए आपने काम किया है वो बंदा लायबल नहीं होगा. अच्छा, मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन. आपने प्रिटेंड किया कि आप किसी के एजेंट हो और आपने काम कर लिया, और काम करने के बाद उसने रैटिफाई कर लिया, तब क्या होगा? कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल या एजेंट? प्रिंसिपल. वेरी गुड. बट अगर रैटिफिकेशन नहीं मिला, एजेंट इज पर्सनली लायबल. पक्का? प्रिटेंडेड एजेंट. ठीक है. एंड लास्ट 0.5, where the agent has exceeded his authority. Where the agent has exceeded his authority. ये तो हमने कल ही देखा था. ये देखो, यहां पे मैं ये हैशटैग कर रही हूं और ये हैशटैग मैं यहां पे ले रही हूं. Agent is liable, agent is liable, agent is liable. जहां पे एजेंट ने अपनी ऑथोरिटी को कर दिया है एक्सीड. हाँ, झालं. और एक कॉन्सेप्ट बाकी है ना, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज. फिर रिवोकेशन कल होगा. इतना तो आज करना ही पड़ेगा बेटा, तो ही कल हमारी एक्ट कंप्लीट होगी. तो यू डोंट हैव एनी चॉइस. ये कल आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि एजेंट कब लायबल होता है? जब वो अपनी ऑथोरिटी कर रहा है एक्सीड. बराबर ना? तो ऐसे करके ये 5 केसेस है विच आर द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल. जनरल रूल कहता है फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल. बट 5 एक्सेप्शनल केसेस में एजेंट खुद लायबल होता है. फर्स्ट केस, आप काम कर रहे हो फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल. सेकेंड, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. थर्ड केस, नॉन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल ही नहीं है, या तो इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल. फिर फोर्थ, प्रिटेंडेड एजेंट. आपने ऐसा प्रिटेंड किया है कि आप एजेंट हो, जबकि रियलिटी में आप एजेंट नहीं हो, आप खुद पर्सनली लायबल हो. एंड लास्ट फिफ्थ केस इज यस, यू हैव एक्सीडेड योर पावर्स. तब भी प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है, आप खुद लायबल होते हो. ओके, वेरी गुड. अब अगर आप देखते हो, ये राइट्स वाला जो है ना, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज, इसी का एक्सटेंशन है, इसलिए ये आज करने वाली हूं मैं. और फिर रिवोकेशन ही बचता है. रिवोकेशन आधे घंटे में हो जाएगा. उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और रिवीजन करेंगे एजेंसी का. कल के सेशन में पूरा एजेंसी रिवाइज होगा. और वो एक क्वेश्चन भी बाकी है ना, एजेंसी दैट इज इररिवोकेबल इन नेचर, वो कल हमारा होने वाला है. सब कुछ होने के बाद ही कल की क्लास की भी छुट्टी होगी, नहीं तो छुट्टी नहीं देंगे. बाकी का कंटेंट जो बाकी रहेगा
ठीक है, पूरा एजेंसी का रिवीजन, और वो एक क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है वो भी होगा, फिर ही क्लास की छुट्टी होगी. नो पिच पिच, करना पड़ेगा. फिर आपको एटलीस्ट अप्रैल का आधा महीना, मई का पूरा महीना और जून के 15 दिन, उतना तो आपको टाइम चाहिए ना. 2 महीने इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑल्सो ना फॉर सेल्फ स्टडी. तो आपको करना पड़ेगा ना अभी बेटा. अभी भी मेहनत नहीं करेंगे, बाद में भी प्रेशर नहीं आना चाहिए. सब लड्डू कैसे मिले? ये सारे पॉइंट्स रीड करेंगे 1 मिनट में फटफट. तो जनरल रूल तो बोलता है that agent is not liable for the contracts that he has entered on behalf of the principal. बराबर ना? Agent is not personally liable for the contracts that he has entered on behalf of the principal. But इसी जनरल रूल के क्या 5 एक्सेप्शंस है. सबसे पहला एक्सेप्शन हमने किया था फॉरेन प्रिंसिपल. यहां पे एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर तो किया है, बट किसके भी पे किया है? फॉरेन प्रिंसिपल के लिए. तो कौन लायबल होगा? द एजेंट इज गोइंग टू बी पर्सनली लायबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड, मुजम्मिल का केस है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. थर्ड पार्टी को लगा एजेंट ही खुद प्रिंसिपल है. तो ऐसे केस में जब एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, तो यहां पे चालाक बंदा ये सुरेश है, बड़ा ही शैतान है. चालाक ब्रो, चालाक. देन ही विल बी पर्सनली लायबल. प्रिंसिपल अगर नॉन एग्जिस्टिंग है, महात्मा गांधी जी, या इनकॉम्पिटेंट है, like a minor who cannot be sued, then the agent is going to be personally liable. एजेंट ने अगर ऐसा प्रिटेंड किया कि वो एजेंट है, बल्कि रियलिटी में वो एजेंट नहीं है, he will be himself liable. नाम में लिखा है प्रिटेंडेड एजेंट, बंदा रियल का भी एजेंट नहीं है, प्रिटेंड किया है, शो ऑफ किया है. एंड लास्ट जो हमने कल किया था, अगर एजेंट ने अपनी ऑथोरिटी एक्सीड की है, तो ऐसे केस में द एजेंट इज गोइंग टू बी पर्सनली लायबल. ये जो पॉइंट है ना, कौन सा वाला पॉइंट? पॉइंट नंबर 2, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. दिख रहा है आपको? ये उसी का ही एक्सटेंशन है. नीचे मैं एरो बना रही हूं. अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. अगर थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ये बिलीव करते हुए कि एजेंट नहीं है बल्कि प्रिंसिपल खुद है, तो ये जो अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, मतलब द थर्ड पार्टी हैज द सेम राइट्स एज ही वुड हैव अगेंस्ट द एजेंट इफ द एजेंट हैड बीन द प्रिंसिपल. तो ऐसे तो हम कहते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल, और थर्ड पार्टी यूजुअली किसके अगेंस्ट केस फाइल करेगी? प्रिंसिपल. बट यहां पे एजेंट ही प्रिंसिपल है, तो आप वो सारे एक्शंस किसके अगेंस्ट लोगे? एजेंट के अगेंस्ट. जैसे कि एजेंट नहीं है बल्कि कौन है? प्रिंसिपल, जिसका ही मतलब होता है एजेंट इज पर्सनली लायबल. इसको वापस से क्यों बताया इंस्टीट्यूट ने, आई डोंट नो, बट क्या है, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, सब बोला.
एक एजेंट की तरफ से, एक प्रिंसिपल की तरफ से, मतलब रास्ते अलग है, मंजिल एक ही है। ऐसी वो बात है। वहां पे हमने बोला था एजेंट इज पर्सनली लायबल, यहां पे हमारा नजरिया थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तूने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा इंटर किया है जैसे कि एजेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल खुद है, तो इसलिए अब तू क्या कर सकता है, केस फाइल करते वक्त भी एजेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर जैसे कि वो एजेंट नहीं है बल्कि कौन है, प्रिंसिपल खुद है। उसी पॉइंट का एक्सटेंशन है वो। बट नाउ मुजम्मिल आया और मुजम्मिल देख रहा है उसका दोस्त क्या हरकतें कर रहा है। अब वो फ्रेंडी ने हाँ बोलने के पहले मुजम्मिल आ गया और कहा रुक जा बेटा, हाँ मतलब रुको जरा, सब्र करो, ये फूल जो है ना ये सुरेश नहीं दे रहा है, ये हम दे रहे हैं आपको। सो मतलब बेसिकली मुजम्मिल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। इसने फूल एक्सेप्ट करने के पहले मुजम्मिल ने बोल दिया रुको जरा, सब्र करो, ये फूल सुरेश नहीं हम आपको दे रहे हैं। देन दिस गर्ल, दिस फ्रेंडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वो एक्सेप्ट करने जा रही थी सोच के कि वो सुरेश है, बट एक्सेप्ट करने के पहले मुजम्मिल आ गया, वो वापस से अपना एक्सेप्टेंस ले सकती है। ओके कहते हुए कि अगर मेरे को पता होता ना पहले से ही कि ये बंदा जो है प्रिंसिपल नहीं है बल्कि एजेंट है, मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती ही नहीं। गॉट इट? समझ में आया? बड़े इमोशनल हो रहे हो आप, उसके लिए बुरा लग रहा है ना? ये देखो जैसे ये एग्जाम्पल है कि एसएस को, मिस्टर एसएस को आईपीएल की टिकट चाहिए थी, बट एसएस ने टिकट नहीं खरीदी, एसएस ने टिकट खरीदी थ्रू एबी, और एबी को कहा तू बोलना मत कि ये टिकट तू मेरे लिए खरीद रहा है, तू ऐसा बताना कि ये टिकट तू अपने लिए ही खरीद रहा है। मतलब एसएस अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल इस एजेंट के द्वारा स्टेडियम के मैनेजमेंट से टिकट खरीद रहा है। बट आपको पता है हुआ क्या है, कुछ तो एसएस ने पीछे कांड किया होगा जिसकी वजह से ये जो एसएस है उसको स्टेडियम के मैनेजमेंट ने अलाउ नहीं किया है ग्राउंड पे आने के लिए। सो ऑन सम ग्राउंड एसएस वाज रिफ्यूज्ड टू कम टू द ग्राउंड। अगर एसएस खुद टिकट्स नहीं खरीद सकता है, क्या एसएस एबी के थ्रू टिकट्स खरीद सकता है? बोलो ना। अगर मैं खुद गन नहीं खरीद सकती, क्या मैं किसी और के बिहाफ पे गन खरीद सकती हूं? लॉफुली नहीं खरीद सकती हूं मैं। तशन। तो अगर मैनेजमेंट को पता चला कि एबी एजेंट है और असली प्रिंसिपल तो एसएस है, क्या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकती है और एसएस को ग्राउंड एंटर करने से रोक सकती है? बराबर ना? लास्ट 2 पॉइंट्स हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एजेंट सपोज टू बी द प्रिंसिपल। चलो आप ये मेरे को समझाओ, ये वाला पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर 161। कम ऑन गाइस। When agent does not disclose that he is acting as an agent and the principal requires the performance of the contract,
then the principal can obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the third party to the contract. A, who owes 50,000 rupees to B, sells 1 lakh worth of rice to B. A is acting as an agent for C in the transaction, but B has no knowledge nor ground of suspicion that this is the case. C cannot compel B to take the rice without allowing him to set off A's debt. Both. Bolo, bolo. Bolo, bolo. बोलो बोलो. अरे कितना इजी पॉइंट है वो, एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा यार. ये लिखा भी है ना ABC. कम ऑन गाइस, ऐसे क्या कर रहे हो आप? इंग्लिश है इंग्लिश. ABC नहीं समझता तो राम श्याम घनश्याम कर लो, गीता सीता बबीता कर लो. ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम इंग्लिश ही तो नहीं आती. ये देखो यहां पे क्या हुआ है. A owes B 50,000 रुपीज. किसको किससे पैसे देने? A को B को. मतलब A कौन है? डेटर. और B कौन है? क्रेडिटर. A को पैसे देने हैं B को. A को पैसे देने हैं B को. A को पैसे देने हैं B को. बराबर ना? अब देखो क्या हुआ. A ने कुछ चावल बेचे, सेल्स राइस टू बी वर्थ ₹1 लाख. बी क्या कहेगा तुरंत कि देख
ये चावल बेचने के बाद अब मुझे तुझे 1 लाख रुपए देने हैं, ऐसे बोलेगा ना। बी क्या बोलेगा, बोलो ना, कि मैंने तुझसे चावल खरीदे। ए, चावल कौन बेच रहा है, चावल कौन खरीद रहा है, बी क्या बोलेगा, देख मैंने तुझसे चावल खरीदे और चावल के बदले मेरे को तेरे को 1 लाख रुपए देने हैं, बट तुझे मुझे 50,000 रुपए देने हैं। तो तू मेरे को 50,000 रुपए देगा, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, उसके बदले हम क्या करते हैं, हम सेट ऑफ कर लेते हैं। और मैं तुझे 1 लाख रुपए ना देते हुए 50,000 रुपए देता हूं। बट कहानी का ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि यहां पर ए ने जब चावल बेचा, ए वॉज ओनली एक्टिंग एज एन एजेंट। चावल एक्चुअली ए का नहीं था, चावल था मिस्टर सी का, जो ए का प्रिंसिपल था। बट इस एजेंसी के बारे में बी को कोई नॉलेज नहीं था। इस एजेंसी के बारे में बी को कोई भी नॉलेज नहीं था। बी को लगा कि ए जो चावल बेच रहा है वो अपने बिहाफ पे बी को बेच रहा है। उसको ये नहीं पता था ही इज जस्ट एन एजेंट ऑफ मिस्टर सी। अब लॉ मेकर कहते हैं इस केस में अगर ये ट्रांजैक्शन हो चुका है और ए ने बी को चावल बेच दिए हैं और बी अब इंसिस्ट कर रहा है कि अब मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा बट सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा, तो ऐसे केस में बी 50,000 रुपए दे सकता है। बी 50,000 रुपए दे सकता है क्योंकि बी के लिए तो सी जो है क्या अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है। क्योंकि जब बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, ए नेवर डिस्क्लोज्ड अबाउट द फैक्ट दैट ए इज एन एजेंट। ए ने ऐसा ही बताया जैसे कि वो खुद प्रिंसिपल है, जिसको बिलीव करते हुए बी ने ए से चावल ले लिए। और अगर वो सेट ऑफ करना चाहता है, सेट ऑफ करना उसको अलाउड है। सेट ऑफ करना अलाउड है, सेट ऑफ करना अलाउड है, सेट ऑफ करना अलाउड है। सेट ऑफ कौन करेगा, ए एंड बी। तो बी तो सिर्फ 50,000 रुपए ए को देगा और ए ये 50,000 रुपए सी को देगा, मतलब सी का क्या 50,000 का नुकसान हो गया। ए से क्या सेपरेटली 50,000 रुपए रिकवर किए जाएंगे, बोलो ना। यहां पे याद रखना ए ने ये फैक्ट को डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो एक्चुअली प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल इज एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ए ने तो ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो कौन है, प्रिंसिपल खुद है। बराबर ना। कौन सी चीजें कब हुई है, ऑर्डर लिख लेती हूं मैं। ये 1, ये 2, और ये 50,000 को ऐसे ही एक्सटेंड करती हूं क्योंकि वही 50,000 रुपए बी ए को देगा और ए सी को देगा, तो इसलिए मैंने एक्सटेंड किया है ये 50,000 रुपए। और ये अलग से लिए जाएंगे बाकी के 50,000 रुपए। इजी लैंग्वेज में लिखा हो क्या इसको, इतना लिखा आपने।
लिखो क्या, डिक्टेट करो, लिखो where an agent does not disclose the fact where an agent does not disclose the fact where an agent does not disclose the fact that he is acting as an agent. That he is acting as an agent. And there were certain other obligations, between the agent and a third party. Between the agent and the third party. Then, if such a contract is performed, these obligations will also be performed. These obligations will also be performed. ये स्यू करने का राइट किसको किसे मिलता है? 1 मिनट में हो जाएगा वो, हो गया। ये देखो, राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद एन एजेंट पर्सनली लायबल। जो भी केसेस में आपने देखा था एजेंट इज पर्सनली लायबल, एजेंट इज पर्सनली लायबल, एजेंट इज पर्सनली लायबल, थर्ड पार्टी किसको स्यू कर सकती है? थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है या तो प्रिंसिपल को, या तो एजेंट को, या तो दोनों को भी, आपकी चॉइस है। जहां एजेंट पर्सनली लायबल है, स्यू किसको करना है वो आप डिसाइड करो। यूजुअली हम लोग स्यू करेंगे एजेंट को ही, क्योंकि एजेंट पर्सनली लायबल है, बट आप प्रिंसिपल को भी स्यू कर सकते हो, या दोनों के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हो। बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सुनो ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है प्रिंसिपल को ही स्यू करो, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एजेंट को ही स्यू करो, तो ऐसे केस में क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही केस फाइल किया जा सकता है या एजेंट के अगेंस्ट ही केस फाइल किया जा सकता है, तो वही पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल होगा, आप किसी और के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। सो वेयर अ पर्सन हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट, इंड्यूसेस द एजेंट टू एक्ट अपॉन द बिलीफ कि सिर्फ प्रिंसिपल लायबल रहेगा, कि सिर्फ एजेंट ही लायबल रहेगा, तो आपको उसी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ेगा। लेटर ऑन यू कैन नॉट होल्ड द एजेंट और द प्रिंसिपल लायबल अदरवाइज। जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है, एजेंट के अगेंस्ट केस फाइल करो, तो एजेंट ही लायबल रहेगा। फिर आप ये दिमाग नहीं लगाओगे फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट प्रिंसिपल इज लायबल, प्रिंसिपल को स्यू करो। या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल ही लायबल है, तो आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट केस फाइल करो, फिर आप एजेंट के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ब्रीच के बाद इस पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल किया जाएगा,
तो उसी पार्टी के अगेंस्ट आपको केस फाइल करना होगा। शशांक क्या है, उसको देख के क्यों मुस्कुरा रहा है? मुस्कुराने की वजह तो वो भी ऐसे देख देख के, ऐसे ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय हर्ष, बाय बाय जानकी। चिराग का, जानवी का, बाय स्नेहा, संजू, पूर्वा, वैष्णवी, मिस्टर पटेल, बाय बाय एवरीवन, बाय।